हेलो अमर्स। आज हम लोग पुनः आ गए हैं अपने फोर्स के लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात कर लिया था कि किस तरीके से मास और एक्सीलरेशन के थ्रू हमारा जो फोर्स है वो डिपेंडेबल है। दैट मीन्स मास और एक्सीलरेशन पे किस तरीके से हमारा फोर्स डिपेंडेबल है, या जो फोर्स है वो किस तरीके से चेंज इन मोमेंटम और टाइम के रिस्पेक्ट के थ्रू भी क्या है, डिपेंडेबल है। तो इन सब टॉपिक्स पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात कर लिया था। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो इस पे रहेगा, या आज जो चर्चा रहेगी वो इस चीज पे रहेगी कि आखिर कब कब मास बदलता है, कब कब मास बदलता है। क्योंकि अगर आपसे मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा? कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। जनरली हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि हमारा जो भार है यानी वेट है वो बदलता है, जबकि मास नहीं बदलता है। ध्यान देंगे, जो वेट है वो बदलता है, मास नहीं बदलता है। अब वेट और मास होता क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, तब जाके आप फील कर पाओगे कि सच में नहीं बदलता है लेकिन यहाँ पे बदलता है। तो देखिएगा, वेट और मास दो अलग अलग शब्द है। वेट को हम लोग बोलते हैं भार और मास को बोलते हैं द्रव्यमान। अगर आप भार की बात करोगे और मास की बात करोगे तो सबसे पहले मास समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या समझना जरूरी है? मास। तो क्या होता है मास, क्या होता है द्रव्यमान? तो सपोज कर लीजिए एक कोई भी बॉडी में ले रहा हूँ, कोई भी बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये रहा कोई ऑब्जेक्ट, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो 3D में ले लेते हैं इसको, इस ऑब्जेक्ट को। तो ये 3D में कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप जब देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा? कुछ इसी तरीके से नजर आएगा। नजर आने की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिंपल बेसिस ये है कि इस धरती पे हर एक चीज या हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या क्या जानते हैं? एटम के नाम से जानते हैं। यानी हमको पता है कि ये जो पूरी की पूरी बॉडी बनी है वो एक्चुअल में बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। बिल्कुल। अब अगर इन छोटे छोटे कणों को पकड़ो तो कितने कण होंगे? सिर्फ असंख्य कण होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे, होंगे ना। अब अगर इनफाइनाइट पार्टिकल है तो एक बात बताओ, क्या एक एटम के पास मास होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। एक एटम के पास क्या होता है? मास होता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब मास होने का मतलब क्या है? एक एटम अपने आप में भारी होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो एटम के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। इनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट भी कर दें, किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट भी कर दे तो हमारे पास किसका मास बचेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बचेगा। और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कारण, मास मतलब भार के कारण, एक पूरा एटम भी क्या होता है? भारी होता है। ठीक है, यानी एक एटम भी क्या होता है? भारी होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस कहानी को। ठीक है, ऐसे ही पूरा का पूरा भरा होता है एक बॉडी इन छोटे छोटे पार्टिकल से। और हर एक छोटे पार्टिकल के पास क्या होता है? अपना मास होता है। मास मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पे बोल दो भार, यानी हर एक पार्टिकल अपने आप में कुछ ना कुछ इसके पास वजन होता है। अब मैं क्या करूं, इन सभी पार्टिकल, चूंकि एक बॉडी के अंदर असंख्य पार्टिकल है, इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो इन सभी इनफाइनाइट पार्टिकल का वजन निकालूं। इन सभी इनफाइनाइट पार्टिकल का वजन निकालूं। यहाँ पे इनफाइनाइट जो मैं यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब होता है लार्ज नंबर। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? लार्ज नंबर। यानी लार्ज नंबर का मतलब बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर कि जिसको हम लोग यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसी की बात मैं कर रहा हूँ, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लार्ज नंबर। यानी इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर कि हम इस पे नहीं लिख सकते। सीधी बात है, यहाँ पे जो पार्टिकल की संख्या होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल के लिए। इसलिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? इनफाइनाइट। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब लार्ज नंबर होता है। आपके माइंड में चल रहा होगा कि इनफाइनाइट का मतलब अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का मतलब नहीं पता, अनडिफाइंड का मतलब नहीं पता, बता नहीं सकते कि कितना नंबर होगा।
या कितने पार्टिकल होंगे? तो नहीं बता सकते। यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं कि या तो कम होंगे या तो ज्यादा होंगे। यहाँ पे 100% क्या है कि ज्यादा होंगे, है ना। इसीलिए हम किसका यूज करेंगे? इनफाइनाइट। हमेशा याद रखेंगे इनफाइनाइट का यूज हम किस लिए करते हैं? लार्ज नंबर, बड़े नंबर को दिखाने के लिए, जिसको हम इस बोर्ड पे नहीं लिख सकते। हम लोग अनेबल हैं उस नंबर को लिखने के लिए, इतना बड़ा है वो नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इनफाइनाइट। अनडिफाइंड नहीं होता है इनफाइनाइट का अर्थ, बिल्कुल भी अनडिफाइंड नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया एक बॉडी के अंदर लार्ज नंबर में पार्टिकल है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है। और इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर अगर आप बात करोगे तो हर पार्टिकल के पास क्या होगा? अपना वजन होगा। अपना क्या होगा? वजन होगा। अगर मैं इन सभी वजन को, यानी इन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल के वजन को मैं क्या कर लूं? निकाल लूं। इन सभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल के वजन को मैं क्या कर लूं? निकाल लूं। तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मास। अब इसको मैं अच्छे से रच दूं। जब इतना रचा गया है इसको से अच्छे से रच देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। अभी सही है। तो ये बॉडी है। इस बॉडी के अंदर देख रहे हो आप छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल हैं। हर पार्टिकल का मैं क्या निकाल लेता हूँ? वजन। तो जितने भी पार्टिकल हैं उन सबका वजन मिल जाएगा। और अगर इन सभी पार्टिकल का वजन जो मिल के आ रहा है, दैट मीन्स इन सभी पार्टिकल का जो भार आ रहा है एक्चुअल में वही क्या कहलाता है? मास। क्या कहलाता है? मास। तो मास क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? तो आप सिंपल आंसर दोगे कि एक ऑब्जेक्ट जिन क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होता है, या सिंपल जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है, उन पार्टिकल्स का पूरा जो वजन है उन सबको मैं निकाल लूँ तो वही क्या होता है? मास होता है, ठीक है। तो मास क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या? वजन, भार। नंबर ऑफ पार्टिकल का, या सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल कह रहा हूं मैं, एक बॉडी के पार्टिकल के का वजन है ये, ठीक है ना। यानी एक बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी कण हैं, उन सभी कणों का वजन ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है तब भार क्या होता है? तब भार क्या होता है? तो भार के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हटाओ, एक्चुअल में हम लोगों ने ये देखा है कि न्यूटन साहब ने ये बताया है कि हर एक बॉडी जिसके पास मास हो, अब ध्यान देना, जिसके पास मास हो मतलब जिसके पास पार्टिकल हो और उन पार्टिकल के पास वजन हो, तो ऐसे बॉडी दूसरे ऐसे ही सेम टाइप की बॉडी, यानी उसके पास भी क्या हो? मास हो, तो उनको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। मतलब एक बॉडी जिसके पास मास हो वो दूसरी बॉडी जिसके पास मास हो उसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। जिसके पास ज्यादा मास होता है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और इसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी यहाँ पे जिस तरीके से वो अट्रैक्ट कर रहा है, जिस फोर्स के कारण वो अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से एक बॉडी है उसके पास मास है, फिर दूसरी बॉडी है उसके पास भी मास है, तो ये वाली बॉडी उस वाली बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। आकर्षित करेगी, याद रखिएगा, आकर्षित करेगी। कभी भी दूर नहीं भगाती है, हमेशा आकर्षित करती है। और आकर्षित कैसे करेगी? बल तो लगाएगी, तो उस बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। यानी सिंपल, एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक। अब जिसका जितना ज्यादा मास उसका अट्रैक्शन उतना ज्यादा, ठीक है। अब समझना मेरी बात को। तो इस कथन को अगर मैं रखूं, इस स्टेटमेंट को अगर पकड़ूं, तो इस अनुसार हमारे वहां जितने भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को क्या करने चाहिए? अट्रैक्ट करने चाहिए। जैसे मान लेता हूं कि ये क्या है? एक टैबलेट है, और ये देख लीजिएगा ये क्या है? मार्कर है। तो अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? दोनों एक दूसरे को, मतलब कोई भी एक दूसरे को खींच रहा है? नहीं खींच रहा है। क्यों नहीं खींच रहा है? इसका कारण है कि इन दोनों मासेस के ऊपर भी इन दोनों के थ्रू जो लगने वाला फोर्स है उससे भी बड़ा फोर्स लग रहा है। नहीं समझे सर? मतलब ये टैबलेट जितना फोर्स इस मार्कर के ऊपर लगाएगा, या ये मार्कर जितना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, इससे कई गुना ज़्यादा, कई हजार गुना ज़्यादा, कई लाख गुना ज़्यादा, कई करोड़ गुना ज़्यादा फोर्स इनके ऊपर लग रहा है। दैट मीन्स ये अपने आप को क्या खींचेंगे? इससे पहले इन्हीं को कोई खींच लेगा। और वो कौन है सर? तो वो है पृथ्वी। क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्थित है? पृथ्वी पे।
पृथ्वी के पास भी क्या है, मास है कि नहीं है, और सबसे ज्यादा मास कहाँ पे है, पृथ्वी पे ही तो है। इसलिए पृथ्वी क्या कर लेती है, इनको खींच लेती है। तो जिस फोर्स के कारण कोई पृथ्वी खींच रही है वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ही है, क्योंकि मास के कारण खींच रही है। तो मास होने के कारण अगर कोई दूसरी मैसिव बॉडी खींच रही है तो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इसका अर्थ यह है सर कि इस अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, अर्थ पे ऑब्जेक्ट है या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? यानी पृथ्वी उसको अपने ऊपर, अपने अंदर या अपने पास खींचेगी ही खींचेगी। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट, जो बॉडी हम देख रहे हैं जिसका हमने अभी जस्ट मास निकाला है, यानी ये भी अगर अर्थ पे है तो इसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, धरती मैया। ठीक है। तो ये कहाँ की ओर है, नीचे की ओर। किसने लगाया है, धरती मैया ने। किस पे लगाया है, इस बॉडी के ऊपर। ठीक है। अभी अगर इसके ऊपर फोर्स लग गया तो फिर क्या होगा, तो इससे होगा क्या, ध्यान से समझना। इससे होगा ये कि इस मैसिव बॉडी के अंदर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड हो गया है, इस एम मास के ऑब्जेक्ट के अंदर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड हो गया है, और इसके पास इसका जो वजन है, ध्यान यहाँ पे सिंपल समझेंगे, यहाँ पे जो इसका वजन है वो क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। कैसे है सर, यहाँ पे वजन कैसे बढ़ गया होगा, एक सिंपल फेनोमेना है, यहाँ पे समझो। आप वजन नापोगे जब किसी के ऊपर तो क्या करोगे, उसके ऊपर खड़े होगे। वजन नापने के लिए जो मशीन आती है उसके ऊपर आप खड़े होते हो। तो जब खड़े हो रहे हो या तुम, हाँ सिंपल, जब खड़े होगे तो ये बताओ, ये मशीन है, इसके ऊपर तुम खड़े हो, ऐसे सपोज कर लो, ऐसे खड़े हो, तो क्या इस तुम्हारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, खींच के नीचे की ओर रखेगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो वजन होगा और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तुम ऊपर की ओर हो, कहाँ, ऊपर खड़े हो इसके, और तुम्हारे पास मास है। इस मास के कारण पृथ्वी तुमको कहाँ खींच रही है, नीचे की ओर। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा वजन नीचे की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब नीचे की ओर बढ़ने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वजन तुम्हारा। जब वजन बढ़ गया मतलब क्या, ऐसे बढ़ा, क्योंकि फोर्स लग रहा है तुम्हारे ऊपर। वो फोर्स ये दिखा रहा है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे हो, नीचे की ओर हो। आएगा समझ में? तो तुम्हारा मास ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बड़ा सिंपल वे यही है, तरीका एकदम सिंपल, यही समझो क्या है कि भाई तुम खड़े हो मशीन के ऊपर, तो मशीन के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और तुम्हारे ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तुम्हारा वजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? फिर से, तुम्हारी ये बॉडी है जिसका मास, मतलब है जिसके पास मास है, जब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण इसका मास जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मास नहीं बढ़ेगा, इसी चीज को पकड़ो। मास के अंदर, मास का मतलब क्या है, यहाँ पे इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका वजन। तो एक बात बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने से पार्टिकल घटेंगे या बढ़ेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऐड हो जाने से सिंपली क्या हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने का मतलब इसके अंदर ग्रेविटी ऐड हो जाती है, सिंपल बात यही होती है। अब ग्रेविटी ऐड होने का मतलब जानते हो क्या है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम जस्ट देखें, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है फोर्स, यानी बॉडी के ऊपर एफ इज इक्वल टू एम में लगता है। अब समझना ध्यान से, कितना घोटाला है इसमें। एफ ऐसे ही रहेगा, एम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मेरी बॉडी का भी मास क्या है, एम है, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, जी। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो पृथ्वी इस एम मास के ऊपर फोर्स लगाएगी वो कितना लगाएगी, एम इंटू जी। कितना लगेगी, एम इंटू जी। और एक्चुअल में जो हम भार देखते हैं वो भार एक्चुअल में यही होता है, एम इंटू जी। ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, ये जो आप mg देख रहे हो ये तो एक प्रकार से फोर्स है। यानी वेट जो होता है, वेट क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। आया समझ में? फिर से, किसी एम मास की बॉडी के ऊपर कितना फोर्स ग्रेविटी के द्वारा लग रहा है या अर्थ लगा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? मास और वेट में बड़ा डिफरेंस है। मास क्या होता है, जिन पार्टिकल से मिलके एक ऑब्जेक्ट बना होता है उनका प्योर वजन। ठीक है। लेकिन उस बॉडी के ऊपर जितना फोर्स कौन लगा रहा है, धरती मैया लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। सिंपल ये समझिए।
तो जहां भी आपको वेट नजर आएगा तो वेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे हमेशा, m इंटू जी। हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा की है ना। तो W इज इक्वल टू क्या गया, m इंटू जी। यहाँ पे सिंपल क्या रहेगा भैया, यहाँ पे सिंपल m रहेगा। यहाँ पे क्या है, इनके जब वजन को मैं निकालूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इस पूरे बॉडी का मास, जबकि यहाँ पे W इज इक्वल टू m इंटू जी मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या है, ध्यान से दिख रहा है ना, ये F इज इक्वल टू एम जी था, F इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। लेकिन इसी F को चेंज करके हमने क्या बोल दिया, वेट। यानी वेट क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दिया तो क्या है वेट, तो एक m मास की बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सॉरी कितना ग्रेविटी लग रही है या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। जबकि मास क्या होता है, तो एक बॉडी जितने पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उन पार्टिकल का वजन, ठीक है ना, हाँ या ना। तो इन दोनों को मैं लिख दे रहा हूं और इसको आप क्या कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि भैया F इज इक्वल टू एम जी को ही हम लोग W इज इक्वल टू एम जी बोलते हैं। एक्चुअल में वेट क्या है, वेट एक फोर्स है, वेट क्या है, फोर्स है। कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, याद रखेंगे वेट कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जबकि मास क्या है, पार्टिकल का वजन है, ठीक है। अब आगे देखा जाए, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मिटाने वाला कहाँ है भाई। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वेट को लिख लीजिएगा, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये क्या होगा, द्रव्यमान। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इस फिगर को आप खुद बना लीजिएगा। मास इज अ होल वेट of constitute of particle of the body. Mass is the whole weight of particle, सॉरी यहाँ पे होल रहेगा, होल वेट ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी। यानी एक बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल लगे हैं उनका वेट जो होता है वो क्या होता है, मास होता है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे अगर आप समझ लो, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं हम लोग कि भार एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि ये क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु के कणों का भार है, ठीक है। ये गुरुत्वाकर्षण बल है और ये क्या है, ये किसी वस्तु के कणों का भार है, ठीक है। मैंने जो यहाँ पे केवल एक लाइन लिखी है भैया ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। या यहाँ पे ये भी लिख सकते थे हम लोग कि क्या होता है, वेट क्या होता है, तो एक m मास के बॉडी पे या किसी बॉडी के ऊपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट कहते हैं। अब थोड़ी सी बात समझिएगा कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये एक्चुअल में ना हर जगह पे वेरी करते रहता है। अर्थ के ऊपर ही ये कई पॉइंट्स पे क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। जैसे आप बीच मतलब अर्थ पकड़ोगे, अगर अर्थ आप देखोगे तो देखिएगा ध्यान से कैसे ये होता है कैसे नहीं होता है, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ हूँ, एकदम टॉप पे यहाँ पे रखा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंटर टू सेंटर लगता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक लगेगा ये, ठीक है। अब देखिए इसके बीच की दूरी क्या है, r है, इसके बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, r। पृथ्वी का मास m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास m2 हो गया। अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला भी बनाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल
फोर्स का, ठीक है। लेकिन आपको भी दिख रहा है कि एक्चुअल में जो फोर्स है यहाँ पे वो m1 m2 पे डिपेंड कर रहा है और r पे डिपेंड कर रहा है। चलो ठीक है, अर्थ का मास चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन दूरी चेंज हो सकती है, बिल्कुल। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके इधर लेके चला हूँ और नीचे लेके चला हूँ तो ग्रेविटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ग्रेविटी कम हो जाएगी, हाँ या ना? जितना दूरी कम करूंगा फोर्स क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा। जितना नजदीक रखोगे सेंटर के उतना ज्यादा बल लगेगा, जितना दूर रखोगे बल के उतना क्या होगा, सॉरी हाँ, सेंटर के जितना दूर रखोगे उतना कम बल लगेगा। यानी जब मैं नजदीक लेते आऊंगा तो और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, वेरी कर गया। अच्छा, ये तो अर्थ था आपका। मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठा के लेके चला गया कहाँ पे, इसी ऑब्जेक्ट को उठा के लेके कहाँ चला गया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के लेके चला गया मून पे। अब मून का जो मास है क्या वो सेम होगा? नहीं। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि भैया धरती मैया लगा रही है, तो धरती मैया का वजन अगर बदल गया, मतलब जो मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर अभी कहाँ पे है, अर्थ पे है, तो इसके ऊपर फोर्स धरती मैया अपने मास के कारण लगाएंगी, लेकिन अगर मास चेंज हो गया तो बल लगाने का नेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज। प्रॉब्लम है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाता है जब जो लगा रहा है अगर उसका मास चेंज हो जाए तो। सिंपल भी समझ सकते हो कि अगर मान लो ये टैबलेट है और ये मार्कर है, इन दोनों के बीच में बल लगेगा, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो बल यहाँ पे लगेगा क्या है वही सिमिलर मैं दूसरा मार्कर ले लूं तो ये मार्कर भी इसके ऊपर उतना ही लगाएगा? नहीं, क्योंकि इसका मास कम है तो ये कम लगा पाएगा, और इसका मास ज्यादा है क्योंकि देखो ये ज्यादा भारी है इसलिए ये ज्यादा लगा रहा होगा। सिंपल मतलब है कि नहीं है? तो वही चीज है कि एक वस्तु को ही अगर मैं पकड़ूं, सपोज कर लो ये मार्कर ही है, जब मैं धरती पे रखूंगा तो धरती मैया अपने मास के कारण खींचेंगी, लेकिन जब मैं इसको मून पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा मार्कर है और ये मार्कर को जब मैं मून पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मून का क्या होगा, मून अपने मास के कारण खींचेगा, है ना। तो मून का मास धरती मैया के मास से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। तो यानी यहाँ पे इस मार्कर के ऊपर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। समझ पा रहे हैं? फिर से धरती मैया के ऊपर मैं अगर रखा हूं इस मार्कर को तो धरती मैया अपने मास के कारण खींचेंगी यानी फोर्स लगाएंगी, और दूसरा जब मैं मून पे लेके जाऊंगा तो वो मून पे जब लेके जाऊंगा तो इस मार्कर के ऊपर मून अपने मास के कारण फोर्स लगाएगा या अपने वजन के कारण फोर्स लगाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी जस्ट बताया हूं कि एक मास मैसिव बॉडी यानी एक द्रव्यमान वाली बॉडी दूसरे द्रव्यमान वाली बॉडी पे फोर्स लगाती है। अगर द्रव्यमान चेंज तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे देखिए मैंने अर्थ से जो ही मून किया, मार्कर के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, चेंज। और अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि भैया वेट क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अलग होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मार्कर का वजन होगा और यहाँ पे जो मार्कर का वजन होगा वो क्या होगा, अलग होगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि भैया जो बल है, बल का नेचर है वो कम या ज्यादा होगा तो वजन भी कम या ज्यादा होगा। फिर से धरती मैया चंद्रमा की अपेक्षा ज्यादा बल लगाती हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी पे हमारा जो वजन रहेगा, भार रहेगा वो ज्यादा रहेगा, और जब मैं चंद्रमा पे जाऊंगा तो क्या रहेगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, सूरज पे चला जाऊं तो बहुत ज्यादा होगा, बृहस्पति पे चला जाऊं तो भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वो बहुत बड़ा है पृथ्वी के कंपेयर में। समझ पा रहे हैं? फिर प्लूटो पे चला जाऊं तो फिर कम हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो का वजन क्या है, कम है, मास क्या है, कम है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सिंपल कहानी ये है कि भैया जो वेट है वो बदल जाएगा। वेट क्या है, बदल जाएगा। विभिन्न परिस्थितियों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल बदलता है जैसे, वैसे वेट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सब जस्ट समझाया कि अगर चलो पृथ्वी पे ही लो तो अलग अलग पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे तुम नीचे की ओर आ रहे हो तो वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत दूर चले गए तो वजन घटने लगेगा। आएगा समझ में, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? बिल्कुल, इतनी बात ध्यान में रखेंगे आप। तो दूरी बढ़ने के साथ फोर्स में कमी आ जाएगी और द्रव्यमान बदलने पे भी फोर्स में क्या आ जाएगी, कमी। तो इसलिए वजन भी क्या होगा, उस हिसाब से बदलता रहेगा। ठीक है, तो वेट ऑलवेज वेरी, लेकिन मास, अब यहाँ पे मास देख लो। एक बात बताओ, यहाँ पे मार्कर रखा गया था तो यहाँ पे मार्कर के अंदर अगर 100 पार्टिकल है और 100 पार्टिकल का वजन ही तो मास कहलाएगा।
तो यहाँ पे मान लेता हूँ 100 पार्टिकल है, और यहाँ पे जब मैंने मार्कर रखा तो कितने पार्टिकल होंगे, तो भी 100 पार्टिकल होंगे। मार्कर कितने पार्टिकल से मिलके बना है, 100 पार्टिकल से, मैं मान लेता हूँ। तो 100 पार्टिकल यहाँ पे थे, तो 100वें पार्टिकल तो यहाँ पे है, तो क्या पार्टिकल के अंदर चेंज आया, नहीं। तो क्या द्रव्यमान में चेंज आएगा, नहीं, क्योंकि मास क्या होता है, मास जो होता है वो होता है किसका वेट, पार्टिकल का वेट होता है। यहाँ पे पार्टिकल बदल नहीं रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, वे मास भी नहीं बदलेगा। हाँ, अगर पार्टिकल वेरी कर गए तो ही क्या होगा, ये वेट बदलेगा। यहाँ पे ये वेट ग्रेविटेशनल फोर्स पे चल रहा है, और यहाँ का वेट पार्टिकल पे चल रहा है, यानी मास भी एक वेट है, लेकिन किसका, पार्टिकल का। यहाँ पे वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आया समझ में, क्लियर है इतनी बात, हाँ या ना, समझ में आ गया कि मास नहीं चेंज होता है। क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बॉडी की जगह पे मैं सिस्टम भी लिख सकता था। मैं बॉडी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एक सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, या सिंपल, कई लोग मिलके एक यूनिट में काम करें, कई लोग मिलके क्या बनाए करें, एक यूनिट में काम करें, जब भी सिस्टम आएगा तो बात एक की नहीं होगी। जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप क्या देखते हो, उसके अंदर आपको मॉनिटर मिलेगा, कीबोर्ड मिलेगा, माउस मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको, सीपीयू मिलेगा, हाँ या ना, इतने सब मिलेंगे। और ये सब मिल के तब क्या बनाते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम। केवल मॉनिटर आपके सामने दे दिया जाए तो बन जाएगा कंप्यूटर सिस्टम, नहीं। तो यहाँ पे देखिए सब अलग अलग यूनिट मिल के क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। एक पे भी मैं अगर वर्क करूंगा तो सब पे काम होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं कीबोर्ड पे अगर के प्रेस करूंगा तो ध्यान देना वो सीपीयू में भी प्रोसेसिंग करेगा, मॉनिटर पे भी जाके प्रिंट होगा, दिखाई देगा, है कि नहीं है। तो देखो कीबोर्ड पे टच किया तो ये सब में हो रहा है, माउस पे टच करोगे तो सेम कहानी होगी कि नहीं होगी। माउस कहाँ से काम कर रहा है, सीपीयू से ही तो काम कर रहा है। तो माउस पे अगर मैंने काम किया तो सीपीयू में काम हुआ, मॉनिटर में भी काम हो गया है कि नहीं हो गया। तो यानी क्या हो रहा है, एक साथ सब में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी एक को भी मैं अगर पकड़ रहा हूं तो सब में जो उससे कनेक्टेड है वो सब के सब क्या हो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। ऐसे ही अगर मान लेता हूं कई सारी बॉडीज हैं, या एक बॉडी के अंदर का ही जो सिस्टम है, या कई सारी बॉडी है, सिंपल एक बॉडी के अंदर भी कई बॉडी होगी तो उसको सिस्टम बोलेंगे। या नॉर्मली अगर एक अकेले बॉडी है तो भी अपने आप में वो क्या है, सिस्टम है। सिंपल मतलब ये है कि भैया अगर उससे जो भी कनेक्टेड है, सपोज कर लो ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर देखो ये ढक्कन इसका क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो इस मार्कर के ऊपर हलचल होगी कि नहीं होगी। जैसे मैं इस ढक्कन को खोल रहा हूँ तो इस मार्कर के ऊपर भी फोर्स लगा कि नहीं लगा, क्योंकि जब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ये मार्कर और ये ढक्कन क्या हो गए, सिस्टम हो गए। हाँ, जब मैंने निकाल दिया तो अब मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, देखो मैं इधर इसको हिला रहा हूँ, इसमें कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसके साथ था तब, जैसे ये इसके साथ है तब देखो खोल रहा हूँ तो इसको इसके ऊपर भी कुछ हलचल हो रही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये अभी क्या है, सिस्टम है। क्या बात समझ में आई। तो भैया ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि जो मास है वो क्या होता है, तो होल वेट ऑफ पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के पार्टिकल का वेट क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। बाकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बदल रहा है, कैसे बदल रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आप खुद अलग अलग जगहों पे फील करेंगे कि आपको पृथ्वी पे, जैसे मैंने जस्ट बोला कि ध्रुवों पे पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अलग होता है, ये आपको ग्रेविटी चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स अलग तो आपका क्या, वेट भी अलग। और आपको अभी जस्ट बताया भी कि आप अर्थ से मून पे जाएंगे तो आपका मास क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, चेंज। आप यहाँ पे अगर 50 किलो के रहेंगे तो यहाँ का 6 भाग ही केवल वहां पे बचेंगे आप, ठीक है ना। 50 किलो यानी 60 किलो हो तो कितना, 6 भाग हटा देंगे कितना हो जाएगा, छठा भाग क्या होगा बताइए। चलिए वो अभी हम इस पे ज़्यादा गहरा अध्ययन कर देंगे तो गड़बड़ जाएगा। फिलहाल में ये समझिए कि आपका मास क्या हो जाता है, कम। आप सिंपल बात ये समझिएगा कि आपका मास क्या हो जाता है, कम होने से आप जानते हैं जब आप अर्थ से पृथ्वी पे जाते हैं तो प्रॉपर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि आप पृथ्वी पे कैसे थे, भारी नज़र आ रहे थे। और जब आप मून पे पहुंचेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, हल्का। आप बहुत हल्के महसूस करेंगे, हल्के महसूस करेंगे तो बराबर आपके कदम नहीं रखे
जाएंगे आपके द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको प्रॉपर, आप भारी महसूस कर रहे हैं लेकिन चंद्रमा पे पहुंचोगे तो देखेंगे वो कम खींच रहा है, तो फिर आपको वजन, आपके कदम अच्छे तरीके से नहीं रखे जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है जब लोग कहाँ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका वजन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर 60 किलो के हैं तो अगर मान लीजिए ऐसी बॉडी के ऊपर या ऐसे प्लानिट के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे अर्थ से कम है, तो उनका मास कितना हो सकता है, 60 से कम। अगर 60 किलोग्राम यहाँ पे नजर आ रहा है तो वहाँ भी किस पे नजर आएंगे, 60 से कम। अगर कम मास वाले प्लानिट पे जा रहे हैं तो, अगर ज़्यादा मास वाले प्लानिट पे जा रहे हैं तो यहाँ पे 60 थे तो वहाँ पे 80 हो सकते हैं, 100 किलोग्राम के हो सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब दूसरी बात समझिएगा कि चूंकि ये फोर्स है, चूंकि ये क्या है, फोर्स है, कौन, वेट, तो इसको किस में नापा जाना चाहिए, न्यूटन में, लेकिन एक्चुअल में किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। ठीक है, और मास को भी किस में नापा जाता है, तो मास को तो किलोग्राम में नापा ही जाता है। तो याद रखिएगा, मास को किलोग्राम में नापा जाता है और वेट को भी किस में नापा जाता है, किलोग्राम में, क्योंकि हम डायरेक्टली मास को नहीं नाप सकते। हम नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ पार्टिकल के कितने वेट हैं एक बॉडी के अंदर, यानी एक बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं उन सबको अगर मैं उन सबका अगर वजन निकालना चाहूँ तो कितना है ये मैं नहीं निकाल पाऊंगा। हमारी मजबूरी है, चूंकि हम पृथ्वी पे हमेशा हैं, ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को अपनी बॉडी से क्या कर सकें, हटा सकें। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम जब भी क्या निकालते हैं, वेट निकालते हैं, तो उसके अंदर हमें हम मास नहीं निकालते, हम केवल और केवल क्या निकालते हैं, वेट, क्योंकि कभी भी हम अपनी बॉडी से ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं हटा पाते हैं। इसीलिए हम लोगों को वेट को भी किस में निकालना पड़ता है, केजी में। एक्चुअल में निकालना क्या है हमको, मास, लेकिन मजबूरी क्या है कि हम मास नहीं निकाल सकते, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, वेट। लेकिन हम लोग यूनिट किसका यूज करते हैं, मास का। तो हम बताते हैं कि भैया हमारा जो द्रव्यमान है वो यही है, क्योंकि हम पृथ्वी से रोज, ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी से चंद्रमा पे रोज आ जा रहे हैं, है कि नहीं है, या मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसी कारण क्या है, हम इसी को जीवन भर अपना मास मान लेते हैं। इसको निकाल नहीं सकते इजीली, इसीलिए इसको निकाल सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं, इसलिए इसी को हम क्या मान लेते हैं, अपना मास। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। मास को भी किस में नापा जाता है भैया, किलोग्राम में, और भार को भी किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। लेकिन याद रखिएगा, जो द्रव्य वेट है यानी भार है वो एक फोर्स है, बल है। आई बात समझ में, वो क्या है, एक बल है। कैसा बल, गुरुत्वाकर्षण बल है। जबकि द्रव्यमान क्या है, तो ये है पार्टिकल का वेट जो एक पूरे सिस्टम के अंदर है। क्लियर है इतनी बात, चलिए ठीक है। तो इतना भी आप नोट करिए, मैं इसको मिटाऊं और इसके बाद इस पोर्शन को आपको समझाऊं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन कट गया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं दिया गया है, पढ़ाने में ही चला गया है। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे की कहानी। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि भैया मास तो चेंज नहीं होता, मास तो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ पे मास क्या होगा, चेंज होगा, और उसी कंडीशन को हमको समझना है। आज हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमने फोर्स के अंदर ये पढ़ा है कि F इज इक्वल टू एम ए, और एक बात बोली थी कि ये तभी वैलिड है, इट इज वैलिड व्हेन मास इज कांस्टेंट। यानी ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब मास क्या होगा, कांस्टेंट यानी नियत होगा। ठीक है, लेकिन अगर मास वेरी कर गया तो फिर क्या होगा, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं यूज होगा। तब हम लोगों को इसकी जगह पे F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी की बातों को समझूं तो ये मुझे नजर आया कि सर अर्थ पे हमारा मास चेंज होना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक बॉडी के अंदर जितने पार्टिकल हैं वो हमेशा उतने ही रहेंगे। एक बॉडी के अंदर के पार्टिकल को आप कम या ज्यादा तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एक बॉडी जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है वो हमेशा उन्हीं नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ जीवन पर्यंत रहेगी। तो भैया उन्हीं पार्टिकल का वेट ही तो मास कहलाता है। तो अगर मान लीजिए आज एक बॉडी के अंदर 100 पार्टिकल हैं, तो जितना मास अभी होगा बाद में भी बॉडी के पास 100 पार्टिकल होंगे, तो जो मास होगा वो उतना ही होगा जितना आज है, क्योंकि पार्टिकल चेंज नहीं होंगे तो मास चेंज नहीं होगा। फिर से मैं बता दूं, पार्टिकल चेंज नहीं होंगे तो मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन हम बता रहे हैं आपको, ये है रॉकेट के अंदर कि कैसे इसका मास चेंज होता है। ठीक है,
तो अगर आप रॉकेट को देखेंगे तो रॉकेट के अंदर आप बात करोगे तो यहाँ पे रॉकेट जो होता है 3 पार्ट के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट के अंदर? 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर वाला जो होता है इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेलोड सिस्टम या पेलोड है, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहां से लेके यहां तक ये गाइडेंस सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम और यहां से लेके यहां तक आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो है ये प्रपल्सन सिस्टम है। प्रपल्सन सिस्टम है, पूरा खेला यहां होता है प्रपल्सन वाले में। फिर से सबसे ऊपर पेलोड सिस्टम, फिर गाइडेंस सिस्टम और प्रपल्सन सिस्टम। पेलोड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि वहीं पे क्या होगा, आपका लॉन्चर होगा। मतलब सैटेलाइट आप लेके जा रहे हो या कुछ भी लेके जा रहे हो तो कहाँ पे होगा, एकदम ऊपरी भाग में आपको नजर आएगा। गाइडेंस सिस्टम मतलब कि गाइड करने वाला, जैसे चूंकि कोई भी रॉकेट है तो रॉकेट कहाँ से क्या होता है, कंट्रोल होता है। कहाँ से कंट्रोल होता है, तो स्पेस स्टेशन से कंट्रोल होता है। और वो स्पेस स्टेशन का नेटवर्क कहाँ से मिलेगा भैया, यहाँ पे कोई सिस्टम होगा तभी तो। और पहली बात, दूसरी बात ये समझो कि ये रॉकेट जा रहा है तो ये रॉकेट कैसे कैसे जाएगा, इसको गाइड करने वाला तो होना चाहिए ना। यहाँ से भी समझो कि यहाँ पे गाइडेंस सिस्टम है, ये क्या कर रहा है, इस रॉकेट को बता रहा है कि तुम्हें कैसे कैसे चलना है, ठीक है ना। और इसका कंट्रोल कहाँ है, स्पेस स्टेशन के पास, ठीक है। तो वहां से कंट्रोल हो रहा है। बाकी यहाँ पे पेलोड सिस्टम है और उसके नीचे आता है प्रपल्सन। तो प्रपल्सन बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छे से देखिएगा। पहली बात तो रॉकेट काम कैसे करता है, तो रॉकेट का काम करने का तरीका ये होता है भाई कि ये ऊपर कैसे जाता है। तो ऊपर जाने के लिए ये अपने अंदर क्या रखता है, पहली बात तो फ्यूल होता है। क्या होता है, फ्यूल। ये सब का सब क्या है, पूरा पूरा फ्यूल है। अब मान लो अगर ये फ्यूल है, देखो प्रोपल्सन के अंदर भी कई सारे पोर्शन होते हैं, लेकिन फिलहाल में समझो कि ये क्या है, ये वाला पोर्शन, कि ये फ्यूल वाला पोर्शन है। अब मान लो तुमने कितना फ्यूल ले लिया है, 50 केजी फ्यूल ले लिया है, और इस 50 केजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो फ्यूल है, ये जो फ्यूल है ये क्या हो रहा है, जल रहा है। ये जो फ्यूल है वो क्या हो रहा है, जलेगा। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है रॉकेट का ऊपर जाने का, कि इस फ्यूल को जलाना होता है और इससे थ्रस्ट निकालना होता है। क्या निकालना होता है, थ्रस्ट। और इस थ्रस्ट के पावर के थ्रू ही, इस थ्रस्ट के पावर के थ्रू ही ये रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। समझ में आया है, क्या समझ में आया कि भैया फ्यूल जलता है और फ्यूल जलने से क्या निकलती है, आग, और उस आग के पावर के कारण ये क्या होता है, ये रॉकेट ऊपर जाता है। यहाँ पे आग नहीं निकलती है, गलती से भी आग मत बोलिएगा, मैंने बोला थ्रस्ट निकलती है, ठीक है ना। वहां पे प्रेशर जनरेट करती है ये थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या करती है, प्रेशर जनरेट करती है, और प्रेशर जनरेट करती है, इसका मतलब ये रॉकेट कहाँ जाता है, तभी उसी प्रेशर के थ्रू ऊपर जाता है। या सिंपली समझो, ये प्रेशर जनरेट करता है अपने पिछले वाले पोर्शन पे, और पीछे वाले पोर्शन पे प्रेशर जनरेट करके ऊपर कूदता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग नहीं देखे होंगे क्या कि एक कार्टून आता था कि उसमें क्या करता था वो, कि उसके पास ऐसे पीछे वाले पोर्शन पे कुछ लगा होता था, पीठ साइड पे, तो उस पर क्या करता था ना, जब उसके ऊपर पीछे वाले पोर्शन पे फोर्स लगाता था तो ऐसे फोर्स लगाएगा तो फिर ऊपर जाएगा। सिंपल समझ लो, क्रिकेट बॉल समझते हो ना, क्रिकेट बॉल को अगर मैं नीचे पटकूंगा तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा यार, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी आगे हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ नहीं पढ़ा है। न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम के अनुसार, या सिंपल समझो न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार आप जानोगे कि अगर हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी। और वो कैसी लगाएगी, हम जिस दिशा में उसको लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो लगाएगी। तो मान लो ये रॉकेट है, रॉकेट थ्रस्ट के थ्रू नीचे की ओर पावर जनरेट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो पृथ्वी क्या करेगी, उसको ऊपर की ओर ढकेलेगी। आई बात समझ में। यानी थ्रस्ट के थ्रू क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो उसको ऊपर की ओर फोर्स मिलता है, ठीक है। इस तरीके से काम चलता है। तो एक बात बताओ, जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ होगा तो सपोज कर लो इसके अंदर फ्यूल कितना था, 50 केजी था, ठीक है। यानी अभी इसका मैं मास पूरे का मान लेता हूं, फिलहाल में मैं पूरे का मास क्या मान रहा हूं, 50 केजी मान लिया। लेकिन जब ये चलने लगा, जब ये और आगे बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होके कम होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, कम होते जाएगा। और कम होने का मतलब क्या हो गया, एक समय के बाद मैं देख रहा हूं कि अब इसका फ्यूल कितना हो गया, 40 केजी। कितना समय लिया, 20 मिनट। कितना समय लिया, मैंने मान लिया 20 मिनट। तो इसका मतलब मान लो क्या
कि यहाँ पे 20 मिनट बाद मैं देख रहा हूँ, तो 20 मिनट बाद मुझे पुनः इसी ऑब्जेक्ट या इसी रॉकेट का जो मास नज़र आ रहा है वो कितना नज़र आ रहा है, 40 kg। तो अगर दोनों के दोनों अलग अलग मास है तो इसको हम एक साथ m से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको हम अलग m से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको अलग m से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे m1 और यहाँ पे क्या हो गया m2। तो इसका मतलब क्या नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि सर मास में क्या आ गया, चेंज आ गया। यहाँ पे पूरे सिस्टम के मास में क्या आ गया, चेंज, क्योंकि फ्यूल कम होते जाएगा तो इसका द्रव्यमान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ध्यान से समझो, जब ये 50 किलोग्राम की स्पीड 50 किलोग्राम पे था तब इसकी स्पीड मान लेता हूं कि 200 मीटर पर सेकेंड थी, मैं ऐसे ही मान रहा हूं 200 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जब 40 किलोग्राम का मास हो गया तब उसके पास जो स्पीड है अभी कितनी हो गई है, 300 मीटर पर सेकेंड हो गई है। स्पीड में बढ़ोतरी है, तो स्पीड में भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। जब मास 50 kg था तो जो स्पीड थी, तो स्पीड शुरुआत वाली स्पीड को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितनी थी, 200 मीटर पर सेकेंड थी। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्पीड कैसी हो जा रही है, यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। क्या इसके पास मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे भी कोई ना कोई मोमेंटम होगा, हाँ या ना। टाइम दिया ही गया है कि ये 20 मिनट में सब खेला हो रहा है ना। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने इसके पहले वाले कंडीशन में यही तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सर अगर हमको नजर आ रहा है कि एक मास वाली बॉडी है जिसके पास क्या है, वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम में क्या आ रहा है, चेंज। लेकिन इस बार जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ स्पीड के कारण नहीं आ रहा है, इस बार मास में भी क्या नजर आ रहा है, चेंज। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हम कौन सा लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यानी इस कंडीशन में हम जब निकालेंगे एफ को तो क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होगा। और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या है कि पी एफ माइनस पी आई अपॉन डेल्टा टी। अब अगर पी एफ की बात करोगे तो पी एफ क्या होगा, मतलब ऐसे होगा कि वो होगा m1 m2। जब हम देखेंगे यहाँ से ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में मोमेंटम निकालेंगे तो शुरुआत में मतलब पी आई तो वो होगा m1u, जबकि बाद वाला मोमेंटम जो होता है वो होता है m2v जब मास चेंज हो रहा है। तो पी एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे m2v माइनस m1u अपॉन डेल्टा टी। आ गया। यहाँ पे ध्यान देंगे ये v है और ये क्या है, u है। और यहाँ पे हम वैल्यूज को रखेंगे और वैल्यूज को रख के तब हम क्या निकाल पाएंगे, फोर्स को डिटरमाइन कर पाएंगे। यानी यहाँ पे हम इस तरीके से फोर्स को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मास में क्या आ रहा है, चेंज। क्लियर है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर मास में चेंज कैसे आ गया, यहाँ पे अभी हम पढ़ के आए हैं कि मास में चेंज नहीं आ रहा है। तो भाई मैंने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल घटने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होने चाहिए, घटने चाहिए। अगर उनमें कमी आ रही है, बढ़ोतरी आ रही है, तभी तो मास में चेंज आएगा। ये पूरा सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम ऐसे नजर आ रहा है, इसके अंदर कौन सा पार्ट, देखो इस पूरे सिस्टम के अंदर ये वाला ये वाला ये वाला पूरा पोर्शन मिला के एक सिस्टम बना है कि नहीं बना है। इसमें मैं इस पे भी इस पे अगर टच करूंगा तो इस पूरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सर फ्यूल भी इस सिस्टम का क्या है, पार्ट है। तो अगर फ्यूल के अंदर कोई चेंज आएगा तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर चेंज आएगा कि नहीं आएगा। इस फ्यूल के अंदर कमी हो रही है तो इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर से फ्यूल वाले पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फ्यूल वाले पार्टिकल कम हो रहे हैं, तो अगर फ्यूल वाले पार्टिकल कम होंगे तो इसका मतलब वजन क्या होगा, कम होगा। वजन किसका कम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ दिस सिस्टम। सपोज कर लो इस पूरे सिस्टम में सबको मिला के 1000 पार्टिकल थे शुरुआत में, कितने थे, 1000 पार्टिकल। लेकिन जो ही हमने स्टार्ट किया रॉकेट को, जब ये चलने लगा, ये है क्या, ये जानते हो ना, तो समझ में आ ही रहा होगा। रॉकेट मैंने बताया ही नहीं ये क्या है, ये रॉकेट है, आएगा समझ में। तो ये 1000 पार्टिकल है, 1000 पार्टिकल में से धीरे धीरे फ्यूल वाले पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसी के कारण इसका वजन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आएगा समझ में। और जब पार्टिकल के अंदर कमी हो रही है इसका सीधा मतलब है मास के अंदर कमी होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका वजन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला ना लगा के हम कौन सा लगाएंगे, ये वाला। क्लियर है। अरे भाई ये भी पैदा कहाँ से हुआ है, यहीं से हुआ है, लेकिन कब, जब मास यहाँ पे चेंज नहीं होगा तब। क्लियर है, बिल्कुल। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब हमको एक और जगह पे देखना है कि मास चेंज हो रहा है, और वो कौन सी जगह होगी, जब हम स्पीड ऑफ लाइट के
तरीके में आएंगे तब, यानी स्पीड ऑफ लाइट का कल कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा और वहाँ पे भी देखा जाएगा कि मास चेंज हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी कल हम पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।